नाजरीन आदाब, मैं सईद मुबशर रफ़ाई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ शोबे ख़बर का आज का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर। ये प्रोग्राम है अवाम का फ़ैसला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू व कश्मीर में 10 साल के बाद असम्बली की तश्कील के लिए इंतखाबात कराए गए। इंतखाबात 3 मरहलों में हुए। 18 सितंबर को पहला मरहला हुआ, 24 नशस्तों पर वोटिंग हुई। दूसरा मरहला 25 सितंबर को हुआ, उस दिन 26 नशस्तों पर वोट डाले गए और आखिरी मरहला 1 अक्टूबर को मुनक़्क़द कराया गया जब 40 नशस्तों पर वोटिंग हुई। आप सब ये जानते हैं कि आज वोटों की गिनती की जा रही है। वोटिंग की गिनती तकरीबन शुरू हो चुकी है और सबसे पहले जो वोट गिने जा रहे हैं वो है बैलेट बॉक्सेस में जो वोट हैं, यानी पोस्टल बैलेट्स जो होते हैं, जो डाक के ज़रिए वोट डाले जाते हैं। और जो माइग्रेंट वोट्स हैं उनकी गिनती शुरू हो चुकी है। 9 बजे के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में बैलेट्स बंद हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स खोली जाएंगी और वो वोट गिने जाएंगे। तो तारीख़ी एतबार से आज के दिन की काफ़ी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि ये दफ़ा 370 की तनसीख के बाद पहली बार वोटिंग हुई है और ये असम्बली जो तश्कील दी जा रही है वो यूनियन टेरिटरी की असम्बली होगी। तो रुझानात क्या होंगे वो तकरीबन आधे घंटे तक मुझे लगता है कि रुझानात सामने आएंगे, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि हमारा ये आज खुसूसी लाइव नशरियात जो है, ये जो खुसूसी शो है, ये पूरा दिन जारी रहेगा और हम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस दौरान हमारे साथ कुछ मेहमान भी रहेंगे पूरे दिन, जो तज्जिया निगार होंगे हमारे साथ, सहाफ़ी होंगे और कुछ सियासी जमातों के कुछ नुमाइंदे या लीडरान भी हमारे साथ ज्वाइन करते रहेंगे पूरा दिन। और इस पूरे अमल पर हमारी नज़र रहेगी। तज्जिए होंगे, बहस मुबासे होंगे और देखते हैं कि रुझानात किस तरफ जाते हैं। अवाम ने अपना फ़ैसला मशीनों में बंद कर दिया है। 873 उम्मीदवार मैदान में थे 90 नशस्तों के लिए। असम्बली की 90 नशस्तें हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं कि जब अर्स्टवाइल जो पहले साबिक जम्मू कश्मीर रियासत थी, तो यहाँ असम्बली में 87 नशस्तें हुआ करती थी, 87। उनमें से जब यूनियन टेरिटरी बन गई और लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो वहाँ की जो असम्बली की 4 नशस्तें थीं वो अलग हो गई। फिर यहाँ पर 83 नशस्तें रह गई, लेकिन 83 नशस्तों में 7 नशस्तें ऐड कर दी गई हैं। जम्मू में 6 नशस्तें बढ़ा दी गई हैं। कश्मीर सूबे की 1 नशस्त बढ़ा दी गई है, तो यहाँ पर 47 नशस्तें अब बन गई हैं कश्मीर सूबे की, और जम्मू की 43 नशस्तें। इस तरह कुल असम्बली में जो हैं वो 90 नशस्तें बन गई हैं। और अब जो भी पार्टी या जो भी पार्टियां सरकार बनाएंगी उनको कम से कम 46 नशस्तें चाहिए मेजॉरिटी के लिए। लेकिन एक जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसमें एक सिफारिश ये भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास 5 असम्बली मेंबर नामजद करने का इख्तियार होगा। और अगर ये ऐसा अभी किया जाता है तो असम्बली में 95 मेंबर होंगे फिर, और उस सूरत में मेजॉरिटी के लिए 48 सीट्स, 48 सीटें दरकार रहेंगी, जो भी क्लेम करेगा सरकार बनाने। अब आवाम का फैसला क्या है? क्या किसी जमात को एक वाज़ेह मैंडेट दिया है या फिर कोई फ्रैक्चर्ड मेंबर होगा आवाम का फैसला? तो ये अभी देखना बाकी है। रुझानात आएंगे तो थोड़ा सा हमें भी अंदाज़ा लगेगा, लेकिन एग्जिट पोल्स जो 1-2 दिन से जारी हैं, जिस पर बहस मुबास है, यानी जो सियासी तज्जिया निगार हैं, सियासी पंडित हैं, वो अपनी पेशन गोइयाँ दे रहे हैं और सियासी अटकलियाँ लगाई जा रही हैं। आम लोग भी जो हैं वो कयास आराइयाँ कर रहे हैं कि किस तरफ रुख जा रहा है हवा का। अब मैंने जैसे कहा कि 873 उम्मीदवारों ने सियासी दरिया में अपनी नैया उतारी थी। किसकी नैया किनारे लगती है ये हमें देखना है कुछ देर के बाद। कौन से 90 उम्मीदवार लोगों की नुमाइंदगी करेंगे जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में, इसका भी इंतज़ार है बेसब्री के साथ। और लोगों को काफ़ी इंतज़ार था कि एक मुंतखब सरकार हमें मिले। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि पिछले जब तक मुंतखब सरकार नहीं थी, यानी अवामी सरकार की गैर मौजूदगी में LG इंतज़ामिया ने कई तरक्याती काम किए, लेकिन अवाम का फैसला जो आज आएगा ये जमहूरियत की असल रूह है। और अवामी सरकार जो है वो जमहूरियत के जो इस जमहूरियत की जड़ें हैं उसको मजबूत करती है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को आज ये मौका दिया गया कि वो अपनी सरकार चुनें और अपने नुमाइंदों को अपनी असम्बली में भेज दें। बहरहाल आगाज़ में हम अभी बात करेंगे जो हमारे इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं उनके साथ, कि इस इलेक्शन की क्या अहमियत है, यूटी के इलेक्शन में और स्टेट के इलेक्शन में क्या फ़र्क रहेगा,
ایگزٹ پولز کس طرف جا رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی، یا کچھ جماعتوں نے پری پول الائنس جو کیا ہے اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ اور اس دوران جب پچھلی الیکشن ہوئے تھے 2014 میں اور اب تک کچھ نئی سیاسی جماعتیں بھی وجود میں آئیں، اپنی پارٹی ڈی پی اے پی اور کچھ اور جماعتیں ہیں، اور جب ہم نے پچھلی پارلیمنٹ الیکشن میں دیکھا کہ ہوا کچھ مختلف چلی، کچھ غیر متوقع نتیجے سامنے آئے، تو ان سب مدوں پر بات ہوگی۔ آج کے الیکشن میں عوام نے کن مدوں کو لے کر ووٹ دیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مدعا رہتا ہے۔ تو اس سارے مدعے پر یا اس سارے مضمون پر بات کرنے کے لیے جو مہمان اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہے میں ان کا تعارف کرائی دیتا ہوں۔ میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جموں کشمیر کے ایک معروف اور سینئر سیاسی تجزیہ نگار پروفیسر گل محمد وانی صاحب، ان کا استقبال کرتے ہیں ہم اسٹوڈیو میں۔ ہمارے ساتھ ایک صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں جموں کشمیر کے اور دوردرشن نیوز کے ایڈیٹر بھی ہیں جناب شبیر احمد ڈار صاحب۔ شبیر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ اور ایک اور سینئر صحافی اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بنفس نفیس تشریف فرما ہے جناب انیس زرگر صاحب، یہ بھی سینئر صحافی ہیں۔ انیس صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ پروفیسر صاحب بات کا آغاز آپ سے کریں گے۔ آپ ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یو ٹی کا الیکشن اور اسٹیٹ کا الیکشن اور 10 سال کے بعد الیکشن ہونا کیا اہمیت ہے اس سارے معاملے کی؟ سب سے پہلے آپ کا دوردرشن ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے ہم لوگوں کو یہاں اس امپورٹنٹ اوکیزن پر آج جب کہ تقریباً یہ پورا الیکٹورل پروسیس فائنل سٹیج میں جا رہا ہے، ہم کو یہاں انوائٹ کیا ہے اس ڈسکشن کے لیے۔ جی، جہاں تک اس الیکشن کا تعلق ہے، اس کی تو سگنیفیکنس اگر ہم میپ کر لیں گے، اگر وہ ہم میجر کریں گے تو اس کی کافی سگنیفیکنس ہے۔ جی، اکثر تو یہاں کے ڈسکورس میں، یہاں کے ڈسکشن میں، میڈیا کمنٹری میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ 370 آرٹیکل 370 کا جو ڈیکمیشن ہوا وہ ڈی آپریشنلائز ہوا 2019 میں، اس کے بعد پہلے الیکشنز ہیں۔ جی، یہ بات تو ہم نے، یہ تو یہاں کرنسی میں کافی اس پر مطلب نا ریپیٹڈلی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اس پہ اور بہت سارا بحث ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی امپورٹنس یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی جموں کشمیر کے الیکٹورل ہسٹری میں عام لوگوں کی ڈیمانڈ اور پولیٹیکل پارٹیز کی اتنی انٹینس ڈیمانڈ کبھی نہیں تھی الیکشن کے لیے جتنی آپ کی بات تھی۔ جی، جی، یعنی کہ اگر آپ پریویس الیکٹورل ہسٹری دیکھیں گے جموں کشمیر میں، وہ تو ایک اپنا پیٹرن تھا کہ ایک اسمبلی کی جو لائف تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ الیکشن پروسیس شروع کرتے ہیں، سو آن اینڈ سو فور، جو کہ ریسٹ آف دی انڈیا میں بھی باقی اسٹیٹس میں تھا۔ جی، لیکن یہاں ایک ان یوزول سچویشن ڈیولپ ہوئی 2018 کے بعد، سو مچ سو کہ ہم اب کل ملا کے کہتے ہیں کہ بھائی 10 سال کے بعد جی، آپ الیکٹورل پروسیس جو ہے ریزیوم کرتے ہیں، اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کافی یونیک اور کافی ڈسٹربنگ بھی ہے، جی، ان دا سینس کہ یہ ایک اسٹیٹ تھی جموں کشمیر، اور سب سے بڑی اسٹیٹ تھی اور اسپیشل کیٹیگری اسٹیٹ تھی، اور اب جب یہ الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ یو ٹی ہے، جی، یونین ٹیریٹری، اور یونین ٹیریٹری اگر آپ دیکھیں گے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں کہ یونین ٹیریٹریز کی جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہوتی ہے، دیز آر بائی اینڈ لارج ایکسٹینشن آف دی انڈین اسٹیٹ۔ جی، یہ مطلب پریزیڈنٹ آف انڈیا کا کوئی نامنی ہوتا ہے جو لیفٹننٹ گورنر ہوتا ہے، جو یا کسی اور اسٹیٹ میں کوئی اور یونین ٹیریٹری میں ارینجمنٹ ہوگا، تو وہ ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں ان یونین ٹیریٹریز کے۔ تو یہ بھی ایک میں کہوں گا کہ ایک ایلیمنٹ ہے جہاں تک اس الیکشن کا تعلق ہے۔ جی، اور پھر یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس الیکشن میں جیسے آپ نے کہا کہ کینڈیڈیٹس کی تعداد تو بہت ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ ایسے الیکشنز تھے جب انڈیپینڈنٹس کی تعداد بڑھ گئی، جی، لیکن شاید اس کی ایکسپلینیشن یہ بھی تھی کہ ایک وقت میں یہاں بائیکاٹ کی پالیٹکس تھی، جی، ایبسٹینشن کی تھی، ووٹ نہ ڈالنے کی ایک رجحان تھی، جی، جی، لیکن اس وقت تو
कैंडिडेट्स को वेलकम भी करते थे, वो कहाँ से आए, कैसे आए, किस कैपेसिटी में वो इलेक्शन लड़ते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। लेकिन अब की बार सम ऑफ द मेन स्ट्रीम पार्टीज स्टार्टेड सस्पेक्टिंग इट कि, लेकिन क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आप किसी को आप डिनाई नहीं करेंगे, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। बिल्कुल, जो भी कैंडिडेट है जिसकी एलिजिबिलिटी है, और एलिजिबिलिटी वोटर की जो होती है वो तकरीबन कैंडिडेट्स की भी वही होती है। तो इस दौरान प्रोफेसर साहब, पहले हम अपने नाजरीन देखने वालों को ये भी बताएं कि ट्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि अभी 10 मिनट हो गए हैं, तकरीबन 10-12 मिनट का वक्त हो चुका है, वोटिंग की गिनती शुरू हो गई है और ट्रेंड्स थोड़ी सी जो है वो सामने आने लगी हैं। तकरीबन 5 सीट्स के ट्रेंड हमारे पास आ रहे हैं, जिनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 पे आगे है, बीजेपी 1 पे आगे है, 3 पे आगे है। बीजेपी का जो ट्रेंड है वो 3 पे आगे चल रही है। अभी जो जैसे नौशहरा का ट्रेंड आ रहा है, जो राजौरी का एक हलका है, वहां पर बीजेपी के रविंदर रैना अपने करीबी बद्द मुकाबिल से फिलहाल आगे चल रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि अभी पोस्टल बैलेट्स और माइग्रेंट वोट्स की गिनती शुरू हो चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 सीट पे आगे है। शबीर साहब, हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। आप हमें ये बताइए कि एग्जिट पोल्स जो हम 1-2 दिन से देख रहे हैं, एक खास रुझान दिखाया जा रहा है, आप किस नज़र से देखते हैं एग्जिट पोल्स को? शुक्रिया मुबशर साहब मुझे यहाँ हल करने के लिए। एग्जिट पोल जो हमने देखे हैं पिछले 2-3 दिन से, उसमें जो है कश्मीर का जो मैंडेट है ओवरवेलमिंगली वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में जा रहा है जी। जम्मू में बीजेपी का अच्छा खासा वहाँ पे वो प्रेजेंस दिखा रही है। तो ये मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड लाइन्स में था। जो हमने देखा कि वोटिंग का जो पैटर्न था कश्मीर में, हमने पार्लियामेंट में इलेक्शन में भी देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अनंतनाग और श्रीनगर जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बिल्कुल आगे थी। भले ही वो वहाँ उन्होंने जो नॉर्थ कश्मीर की सीट थी वो उन्होंने हारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन वहाँ भी जो उनका कोर जो वोट बेस था वो इंटैक्ट रहा, उनका वहाँ भी वोटिंग परसेंटेज सही था। तो दैट मीन्स कि जो अभी यहाँ पे जो इश्यूज थे लोगों के पास 10 साल के बाद, जैसे प्रोफेसर साहब ने बोला कि 10 साल के बाद अभी इलेक्टोरल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जो इस टाइम पे जो गैप थी, जो लोगों की जो इश्यूज और लोगों के जो एस्पिरेशंस थे वो कैसे उनको एड्रेस कर रहे थे, उनको शायद उसमें काफ़ी शायद, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था। तो अभी जो इलेक्शन हुए हैं इसमें लोग जो हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पे जो अभी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे मड स्लैंगिंग कर रहे थे, तो उसे यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं लोग समझ गए हैं कि उनका किस तरफ उनका जो है, किस पार्टी की और उनको रुझान है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एग्जिट पोल से पहले भी जो जर्नलिस्ट्स अपने बीच में जो कयास कर रहे थे, जो उनका जो एनालिसिस था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़ाहिर सी तौर कश्मीर में उनका एक अच्छा खासा उनकी वो ट्रेंड्स भी दिखा रही है और उनका प्रेजेंस भी ठीक है। जो जम्मू में भी जो बीजेपी का एक्सपेक्टेड लाइन्स में वो आगे जो ट्रेंड्स आ रही हैं वो देखते हैं किस जो अभी एग्जिट पोल्स का किस हद तक जो सच साबित हो रहे। तो अनीस साहब की तरफ बढ़ते हैं हम। अनीस साहब, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि बहुत सारे जो हैं इस वक्त इस इलेक्शन में कैंडिडेट्स हैं, 873 जैसा हम जानते हैं, इनमें से तकरीबन 350 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं और नेशनल पार्टीज़ के 137 कैंडिडेट्स हैं। अब बहुत सारे इस पर भी सवालात उठे, सियासी जमातों ने उठाए, सियासी लीडरों ने उठाए और एक बात सामने इस दौरान ये आई कि लोगों ने कहा या सियासी तज्जिया निगारों ने भी ये कहा कि जम्मू का वोटर जो है वो फोकस्ड था और कश्मीर का वोटर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया है। एग्जिट पोल्स के बाद जो इतने कैंडिडेट, और इस बात को लेकर आपका तज्जिया क्या है कि ये जम्मू का वोटर और कश्मीर का वोटर, क्या ये सही बात है कि वो डिस्ट्रैक्टेड है और ये जो फोकस्ड है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन था कश्मीर के वोटर्स में जी, एक लेवल पे तो था, बट एज कंपेयर टू जम्मू हम ये भी अगर कंपेयर करें तो ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर ने जो इस इलेक्शन में डिसीजन जो उनको लेना था वो एक हिसाब से वो ऑलरेडी ले चुके थे जी। जो हम एनालिसिस देखते हैं, अगर हम बात भी सुनते हैं ग्राउंड पे, उनका जो मेन मुद्दा था वो एक पर्टिकुलर पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, उनके खिलाफ उनका वोट काफ़ी ज़्यादा उनके खिलाफ जो परसेप्शन बिल्ड हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, तो उसमें तो उस हिसाब से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें क्या करना है जी। अब बात है ऑप्शंस की।
آپشنز یہاں پہ بہت زیادہ تھے اور یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ریجنل پولیٹیکل پارٹیز بھی وہ کافی ایکٹیو ہے. اگر ہم ساؤتھ کشمیر میں دیکھیں تو وہاں پہ پی ڈی پی بھی اسٹرانگ ہے, نیشنل کانفرنس کے ممبرز بھی ورکرز بھی ہے, اور پھر کانگریس بھی ہے, بی جے پی بھی اب ہے. نارتھ کشمیر میں پیپلز کانفرنس ہے, سینٹرل کشمیر میں اپنی پارٹی ہے ادر دین آل دیز پارٹیز. جموں میں اٹ ہیز آلویز بین اباؤٹ دا سینٹرلی جو نیشنل پارٹیز ہے کانگریس اور بی جے پی, اور اگر ہم مقابلہ بھی جموں میں دیکھیں تو کانگریس اور بی جے پی کے درمیان ہی ہے موسٹلی. وہاں پہ نیشنل کانفرنس کی لمیٹڈ, اب الائنس کی وجہ سے بھی ان کی کافی لمیٹڈ پریزنس ہے وہاں پہ, اور پھر پی ڈی پی بھی اتنا اسٹرانگ نہیں, ان کی اسٹرانگ پریزنس نہیں ہے. تو ڈسٹریکشن اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ہم ایسے پارلیمنٹری الیکشنز میں دیکھیں تو وہاں پہ جب انجینئر رشید کا انٹری ہوا پالیٹکس میں تو اس حساب سے ایک اندر لیئر آف جو الیکٹرل پالیٹکس ہے وہ ایڈ ہو گئی اس الیکشن میں. جس طرح یہ الزام لگایا گیا کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ میدان میں اتارے گئے ہیں وہی ڈسٹریکشن کی وجہ بنی ہے اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے, تو یہ کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے؟ جی, ڈسٹریکشن مجھے اس ٹرم سے بیسکلی ایشو ہے دا یوز آف ورڈ ڈسٹریکشن, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جتنے یہ بھی گراؤنڈ میں تو آف کورس ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے, جو پولیٹیکل لیڈرشپ گراؤنڈ پہ پرٹیکولر کانسٹیچوئنسی میں ان کو فری رن لگتا تھا کہ ہمیں مل جائے گا, اور جو حالات بنے پچھلے 5 سال میں, جیسے کلگام از اے کیس, ایک پرٹیکولر کیس ہے. کلگام میں 3 پولیٹیکل پارٹیز دے ہیو یونائٹڈ الائنس کی, سی پی ایم ہے, کانگریس پارٹی ہے اینڈ نیشنل کانفرنس ہے. دے ہیو اے سنگل کینڈیڈیٹ, اینڈ اگر کسی بھی پرٹیکولر کانسٹیچوئنسی یا کسی بھی ایریا میں ایک پرٹیکولر کینڈیڈیٹ وچ از بیکڈ بائی الائنس تو اس کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے. اس کا مین اپوزیشن اس کو سپورٹ کر رہا ہے, جو کیونکہ پچھلے الیکشن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نیشنل کانفرنس اور سی پی ایم کے بیچ میں ہی کمپٹیشن تھا مین, تو لیکن اس کے لیے بہت آسان ہو گیا. لیکن جو ہی جماعت فیکٹر انٹروڈیوس ہوا اس میں تو آبویسلی لوگ دے اسٹارٹیڈ سسپیکٹنگ اٹ, اور سسپیکٹ ہونا لازمی بھی ہے کیونکہ وہ ایک بیکنگ جو ایک پرٹیکولر کینڈیڈیٹ کی تھی وہ جماعت کی تھی وچ از اے بینڈ آرگنائزیشن. تو آبویسلی پروفیسر صاحب دیکھیے, جب ہم یہ پری پول الائنس بھی ہو گیا ہے, جیسے ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ نیشنل کانفرنس اور کچھ اور پارٹیز ہیں جیسے سی پی آئی ایم ہے اور کچھ اور پارٹیاں ہیں جنہوں نے نیشنل پینتھرز پارٹی, یہ سارا ایک الائنس بن گیا ہے پری پول الائنس. لیکن جب ہم 2014 کے الیکشنز کو دیکھتے ہیں تو پی ڈی پی ایک ایسی واحد جماعت تھی جس نے کشمیر سے 28 سیٹیں حاصل کی تھیں اور جموں سے بی جے پی نے 25 سیٹیں حاصل کی تھیں. تو اس بار پی ڈی پی کا کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک تو وہ الائنس میں نہیں ہے, پہلے گپکار الائنس بھی بنایا تھا, اس سے بھی علیحدہ ہو گئی پی ڈی پی, لیکن اب یہ جو پری پول الائنس بنا ہے اسمبلی کے لیے اس میں پی ڈی پی نہیں ہے. اب ایگزٹ پول کے رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی پی کا کیا رول رہے گا اگر گورنمنٹ فارمیشن ہو تو؟ یہ تو مطلب جج کرنا اس وقت جبکہ کوئی ریزلٹ ابھی اویلیبل ہی نہیں ہے جی کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے کیا مطلب کیا اسٹرنگتھ رہے گی. یہ جب پورا ریزلٹ ڈکلیئر ہوگا تب ایک پارٹی پوزیشن جو ہے وہ سامنے آئے گی, اور پھر پارٹی پوزیشن کے ساتھ ساتھ کہ کس پولیٹیکل پارٹی کی کس ریجن میں زیادہ ریپریزنٹیشن ہے, کیونکہ جموں کشمیر کے کانٹیکسٹ میں ایک ریجنل ایک فیکٹر ہوتا ہے. جیسے ہریانہ کی پالیٹکس میں کاسٹ فیکٹر ہے, جاٹ نان جاٹ, ڈپینڈنگ اپان کہ آپ انڈین ریپبلک انڈین یونین کے کس سٹیٹ کا الیکٹورل پروسیس ڈسکس کر رہے ہیں, تو ہر ایک میں ایک آپ کہیں گے کہ کچھ ایک ایفیلیشن کیا ہوتے ہیں کہ ووٹرز کی یا ووٹنگ جو ہے وہ کہیں کاسٹ کے بیسس پر, کہیں ریجن کے بیسس پر, یہ لہذا جموں کشمیر کے کانٹیکسٹ میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم ریجنل ایک میں فالٹ لائن نہیں کہوں گا بٹ ڈیفینیٹلی اٹ از اے سارٹ آف اے ڈیوائڈ, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ڈیوائڈ کافی شارپ ہو. تو جب تک کہ آپ کے پاس تمام ریزلٹس نہیں آئیں گے, البتہ یہ ہے کہ اگر اف یو گو بائی دیٹ کہ جو ایگزٹ پولز ہمارے پاس آتے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی کچھ سیٹس جو ہے وہ دکھا رہے ہیں پی ڈی پی کو
एग्जिट पोल्स को तो छोड़कर बहरहाल हमारा बात भी यह है कि जब तक एक थोड़ी सी पोजीशन वाज़ेह नहीं हो जाती है, हो सकता है 10 बजे तक पोजीशन थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए, क्योंकि और भी रुझानात आ जाएंगे। अभी तक जो रुझानात हैं उनमें उनके मुताबिक अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सीट पे लीड कर रही है। हमारी इतलात के मुताबिक उमर अब्दुल्ला गांदरबल की सीट पे अपने मद्दे मुकाबिल से आगे हैं और रविंदर रैना नौशहरा की सीट पर अपने मद्दे मुकाबिल से आगे हैं। बहरहाल बीजेपी जो है अभी तक 4 सीटों पर लीड कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पे। ये अभी तक के रुझानात हैं। हमें एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के उस पार हम अपनी बात जारी रखेंगे। जी चलें जी, अभी थोड़ा सा हम अपनी बातचीत को जारी रखते हैं। शबीर साहब, जैसा हमने अभी की बात करी थी कि जम्मू का वो वोटर फोकस्ड है और यहां पर जैसे सियासी जमातों ने इल्जाम लगाया था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मैदान में उतार के यहां को वोटर्स को डिवाइड किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि देखिए हमने देखा कि 65% वोटिंग हुई जो 3 मरहलों में मजमूई परसेंटेज जो सामने आई थी। आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर आज की बार वोटर्स ने वोट दिया? क्योंकि अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज रहा और जो हमने ग्राउंड पे देखा तो वोटर्स में काफी जोश खरोश भी था। देखिए बिल्कुल रफाई साहब, जो आपने जोश खरोश की बात की है, तो हमने देखा है कि अभी पार्लियामेंट इलेक्शन और इस इलेक्शन में काफी सालों के बाद कश्मीर में जो लोगों की जो पार्टिसिपेशन रही इलेक्शन में, वो पहले नहीं देखने को मिलती थी। इस बार हमने देखा है कि उन इलाका जात में, उन इलाकों में भी लोग बढ़ चढ़ के, या वो पार्टीज भी बढ़ चढ़ के इलेक्शन प्रोसेस में हिस्से ले रहे थे, जो ट्रेडिशनली, जो रवाजी तौर पर जिसको हम कहते हैं बाइकाट की पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे। तो ये एक जमहूरियत के लिए एक एनकरेजिंग ट्रेंड है कश्मीर में। और यही है कि अब जम्मू कश्मीर, जो नया जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है, ये उसका एक अहम पहलू है कि लोग सिस्टम में अपना एतमाद जता रहे हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपने जो उनके इश्यूज है, जो उनके मसाइल है, उनका हल ढूंढ रहे हैं। तो यही नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि 65% वोटिंग हुई है। उन कुछ इलाकों में उससे ज्यादा भी हुई है। और वो लोग भी इस बार वोट किए हैं जो ट्रेडिशनली जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। क्या रीजन थे वो सबको पता है, लेकिन ये अब इस बार जम्मू कश्मीर की जो जमहूरी प्रोसेस है उसकी एक जीत है कि लोग अपना एतमाद उस प्रोसेस में जता रहे हैं कि जमहूरी प्रोसेस में उनका मसलों का हल है। और जहां की यहाँ कश्मीर में जो मैंडेट की बात है कि यहाँ पे काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है और इंडिपेंडेंस कैंडिडेट है, जो जिनका कुछ यहाँ के जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनको ए टीम, बी टीम, सी टीम भी बोलते हैं। और उसके अलावा इंडिपेंडेंस का खासा, अभी इन्हीं साहब कुलगाम की बात कर रहे थे कि कुलगाम में एक फॉर्मर एमएलए जिसको 3 पॉलिटिकल पार्टीज का एक अलायंस कैंडिडेट वो है और खुद भी एक कदावर नेता है। तो वहां भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, भले ही वो किसी और पार्टीज का बैकेड हो, लेकिन अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक फॉर्मिडेबल चैलेंज बन के आता है किसी कदावर लीडर को और 3 पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो ये एक बड़ी एनकरेजिंग ट्रेंड है। और खास तौर पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है कि नए लोग, नौजवान लोग आगे आ रहे हैं, इस प्रोसेस में एतमाद जता रहे हैं, जिस प्रोसेस को आज से 10 साल 4 साल पहले वो बिल्कुल इसको एक टैबू समझते थे। बिल्कुल। तो मेरी नजर में बाकी सब चीज को छोड़ के ये ट्रेंड जो है एनकरेजिंग ट्रेंड है जम्मू कश्मीर के एनकरेजिंग ट्रेंड, 65% बहुत अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज। इसी बात को हम आगे लेकर जाएंगे। अनीस, आप ये बताइए, देखिए जो हमने बताया कि अभी पिछले कई वर्षों में हमने बाइकआउट पॉलिटिक्स देखा, यहाँ पे वोट पड़ते ही नहीं थे। प्रोफेसर साहब ने आगाज में कहा 4-5% की वोटिंग हुआ करती थी, लेकिन आज की बार 65% वोटिंग। लेकिन हमने ये इसमें देखा, इस इलेक्शन में ये खास बात ये रही कि जो लोग बाइकआउट को हम ये कह सकते हैं कि एक एनकरेज करते थे, लेकिन आज वो खुद एज कैंडिडेट्स मैदान में हैं या उनके जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके मैदान में हैं। तो इस चीज को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जो एक जमात फॉर एग्जांपल एक सेक्शन था, वो हमेशा से बॉयकॉट करते थे। हमेशा से तो नहीं, तकरीबन पिछले 3 डेकेड से, तो ऑब्वियसली 3 दहाइयों से, बिल्कुल 3 दहाइयों से वो बॉयकॉट कर रहे थे। तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होता था। और जो अब वोटर परसेंटेज हमने देखी है वोटिंग की, उससे ये भी रिफ्लेक्ट होता है कि काफ़ी सारी जगहों पे वोटिंग इंक्रीज हुई है जी। लेकिन अभी ये कहना कि उनकी वजह से वोटिंग इंक्रीज हुई है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में
it's an early basically too early to say like that. to say that. بالکل. And صرف وہی ایک جماعت نہیں تھی جو بائیکاٹ کی کال دیتے تھے. انفیکٹ وہ تو بائیکاٹ کی کال کو سپورٹ کرتے تھے, انکریج کرتے تھے ہاں. اور ایک سوشو پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی جو گراؤنڈ پہ کام کرتی تھی, تو اس کے سپورٹ کے لیے. لیکن کافی سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی بھی فار ایگزامپل اگر ہم سری نگر کی بات کریں, یہاں پہ موسٹلی بائیکاٹ کا یہ ہوتا تھا, رول پلے ہوتا تھا بائیکاٹ کال کا. اور اس الیکشن میں بھی اب اگر ہم دیکھیں ووٹنگ پرسنٹیج انکریز ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو باہر ووٹ کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں. لیکن وہ اربن سینٹرز میں ہم نے دیکھا ہے کافی, چاہے اب بارہ مولہ ٹاؤن میں دیکھے یا اننت ناگ ٹاؤن میں, اننت ناگ ویسٹ کانسٹیچوئنسی میں, جب میں خود فیلڈ میں تھا تو اوبویسلی وہاں پہ جو پولنگ بوتھس تھے ان میں لوگ اتنے زیادہ لائنڈ اپ نہیں تھے جتنے ہم نے جو رورل ایریاز دیکھے. فار ایگزامپل بارہ مولہ کے نزدیک رفیع آباد میں یا اننت ناگ کے نزدیک دیوسر والے ایریا, کوکرناگ والے ایریا میں جتنے لوگ باہر ووٹنگ کے لیے نکلے تھے اتنے اربن سینٹرز میں نہیں نکلے تھے, پھر چاہے وہ سری نگر ہو, اننت ناگ ہو یا بارہ مولہ ہو. لیکن اس کا ایک اور یہ بھی ریفلیکشن ہے کہ جو سچویشن رورل ایریاز میں کشمیر میں ابھی ہے وہ زیادہ ڈائر ہے. اس لیے یہ صرف ہم بائیکاٹ کال نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی نہیں بول سکتے کہ آج ووٹنگ پرسنٹیج انکریز ہوئی. لوگ اس لیے بھی آئے تھے باہر کیونکہ گورننس کا ایشو تھا, کیونکہ پچھلے 10 سالوں سے کوئی بھی گورنمنٹ نہیں تھی, ایک گورننس کا انٹرفیس نہیں تھا. جو ایک اسمبلی ایم ایل اے ہوتا ہے, جو ایک لوکل ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ ایک انٹرفیس گورنمنٹ میں گراؤنڈ پہ نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان تھے. ایک چیز جو میں نے 2 ایشوز جو میں نے دیکھے پورے کشمیر میں, انفیکٹ جموں میں بھی یہ بڑے جو مسئلے تھے وہ ہم نے دیکھے ان امپلائمنٹ کے اور الیکٹرسٹی کے. اس کا بائیکاٹ کے ساتھ میرے خیال میں ڈائریکٹ ریلیشن تو ہے نہیں, لیکن لوگوں کی جو پریشانی تھی پھر باقی مسئلے بھی تھے, زمین کا مسئلہ بھی تھا, زراعت کا مسئلہ بھی تھا. پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یا لارجر پالیٹکس جو یہاں کی ہے وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم بائیکاٹ کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. لیکن جو ان امپلائمنٹ ہے, الیکٹرسٹی ہے, اس کی وجہ سے جو لوگوں میں پریشانی ہے, کافی سارے لوگ اس وجہ سے بھی ووٹنگ کے لیے باہر آئے تھے. جی بالکل. تو پروفیسر صاحب, ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی جو سفارشات آئیں ان میں سے کچھ ایریاز جو ہیں نا اٹھا کے کسی ایک اسمبلی حلقے سے دوسرے اسمبلی حلقے میں ڈال دیے گئے, اور 7 سیٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی, جموں میں 6 اور کشمیر میں 1. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کتنا ضروری تھا اور اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے جو JNK کا پولیٹیکل سینیریو ہے اس پر؟ دیکھیے جی, ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے بارے میں کافی ڈسکشن اس وقت بھی ہوا جب سے یہ شروع ہوا. جی. اور پھر جو بھی اس کے ریکمنڈیشنز تھے جو انہوں نے فارمولا اڈاپٹ کی سیٹس بڑھانے کی, اس پر بھی کافی وہ ایک پولرائزڈ ایک اسٹیٹمنٹس آ گئے اس پر. جی. کہ یہ سب کچھ جو تھا پہلے یہ کہ ڈیلیمیٹیشن جو تھا وہ 2026 تک, جی, مطلب اس کا ایک اپنا ایک پیریڈ تھا کہ تب تک کوئی ڈیلیمیٹیشن کمیشن نہیں ہوا. پھر جب یہاں ہوا تو پھر اس پر بات ہوئی کہ وائی اونلی جموں اینڈ کشمیر. اور پھر اگر آپ جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 لیں گے تو یہ اسی ایکٹ میں ہی تھا پہلے. جی. بلکہ یہ بھی ایکٹ میں ہی تھا کہ کتنی سیٹیں بڑھائیں گے. مطلب یہ واز ویری آڈ ٹائپ آف اے سچویشن کہ آپ ری آرگنائزیشن ایکٹ میں ہی یہ بات لکھتے ہیں کہ ہم کتنی سیٹس کا اضافہ کریں گے. جی. جبکہ وہ کام ایکچولی ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا تھا. ان اے وے کہ ڈیلیمیٹیشن کا کام جو تھا وہ پہلے ہی ری آرگنائزیشن ایکٹ میں کیا گیا تھا. جی. اور پھر جب بڑھائی گئی, اس سے پہلے 2002 میں مجھے لگتا ہے کہ جب وہ سیٹس کا تعداد بڑھایا گیا تو اس وقت بھی 76 سے 87 تک, اس وقت 7-10 سیٹوں کا تقریباً اس وقت بھی وہ اضافہ ہوا. تو اس وقت بھی جموں کا انکریز ہوا, لداخ کا انکریز ہوا اور کشمیر کا بہت کم. جی. اب کی بار بھی یہی ریپیٹ ہوا کہ آپ جموں میں 6 سیٹس اور ایڈ کرتے ہیں. جی. لداخ تو بہرحال وہ کٹ گیا, اور پھر کشمیر میں آپ ایک ہی سیٹ انکریز کرتے ہیں.
और उसके साथ साथ फिर जो डिलिमिटेशन कमीशन में, जिसको आप अंग्रेजी में जेरीमैंडरिंग कहते हैं, कि बहुत सारे सीट्स जो स्पेशली जो पीर पंचाल और चिनाब वैली में है, वहां उनका फॉर एग्जांपल आप राजौरी लेंगे, आप राजौरी के कुछ एरियाज जो है इस तरह से निकाल रहे हैं, एक नई एक कॉन्स्टिट्यूंसी थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी आप बनाते हैं, लेकिन राजौरी के वो एरियाज आप ले जाते हैं जिससे कि राजौरी की सीट जो है हिंदू मेजॉरिटी सीट बन जाती है। आप इसी तरह से नौशहरा से कुछ निकाल के इसको प्रिडोमिनेटली आप ये बनाते हैं। इसी तरह से कालाकोट की सीट है, उसमें भी ये जेरीमैंडरिंग का जो मामला है। तो क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने, स्पेशली कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी, मीडिया ने इन चीजों पर काफी डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है कि ये शायद जो ये है वट एवर हैज बीन डन इट इज नॉट फेयर, और वन कि दैट डिलिमिटेशन वाज नॉट नीडेड एट दिस टाइम, क्योंकि सेंसस भी नहीं हुआ है, नए फिगर्स नहीं आए हैं। सेकंड कि आपने ऑलरेडी रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन में ये बात रखी थी कि हम सीट्स का इजाफा करेंगे, फिर जो रीजनल एसआई के अंडर डिलिमिटेशन कमीशन बना, फिर उनके लिए काम आसान हो गया, और फिर आप दोबारा जम्मू का जो है एरिया के बेसिस पर, हालांकि ऐसा है नहीं, आप सीट्स का इजाफा करते हैं ऑन बेस ऑफ पॉपुलेशन के बेस, तो आप यहां एरिया को लेकर सीट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे सो मच सो कि, और फिर ये भी नहीं, आप 5 सीट्स जिस पर कि इनिशियली आपने भी कमेंट किया और जिस पर आजकल काफी डिस्कशन हो रही है, 5 नॉमिनेटेड सीट्स विद वोटिंग राइट्स जो एलजी बिल्कुल नॉमिनेट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नॉट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री। तो उससे पूरा जो ये आर्किटेक्चर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, वो खतरे में पड़ गया है। जी प्रोफेसर साहब, हमारे नुमाइंदे हैं कुलगाम में, खुर्शीद पडरू, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे अपडेट लेना चाहेंगे। जी खुर्शीद, आप इस वक्त काउंटिंग सेंटर पे मौजूद होंगे, तो बताइए क्या है ताज़ा तरीन सूरत हाल कुलगाम में? कमिश्नर ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत के मुताबिक जिला के 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती डिग्री कॉलेज कुलगाम में शुरू हुई, जिसके लिए 27 काउंटर कायम किए गए हैं और हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 9 काउंटर बनाए गए हैं। 18 सितंबर को जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र कुलगाम, देवसर और दमाल हाजीपोरा में मतदान हुआ था, जिस दौरान 63% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था। कुलगाम के 25 उम्मीदवारों के सियासी किस्मत का फैसला आज होना है। किसकी किस्मत में जीत और किसकी किस्मत में हार लिखी होगी, ये चंद घंटों में ही पता चल जाएगा। खुर्शीद पडरू, दूरदर्शन न्यूज, डिग्री कॉलेज कुलगाम। साहब के साथ बात हो रही थी डिलिमिटेशन कमीशन के ताल्लुक से, तो उसी में एक और सिफारिश जो थी जिसका इन्होंने जिक्र किया कि अभी 5 सीट्स का इजाफा भी हो सकता है अगर एलजी नॉमिनेट करते हैं, जो एलजी को इख्तियारात दिए गए हैं कि वो 5 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। तो उस हिसाब से 48 का एक जादुई आंकड़ा जिसे हम कहते हैं बनता है मेजॉरिटी के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो क्या लगता है कि इसके क्या असरात रहेंगे गवर्नमेंट फॉर्म? देखिए, एग्जिट पोल्स से ये तो लगता है कि हंग असेंबली होगी, और जो 48 का आंकड़ा अब है कि मेजॉरिटी मार्क जो 48 है, तो उससे अगर हम जो पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है उनका जो भी लग रहा है कि वो शायद एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनका शायद एक अच्छा नंबर आएगा। तो जो अब 48 का है, तो अगर वहाँ से 5 नॉमिनेटेड जो एलजी के हैं, तो जाहिर सी तौर पर वो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर होगा। तो यहाँ पे उस सूरत हाल में मुझे लगता है कि पीडीपी विल इमर्ज एज अ किंग मेकर, जो वो पहले से बोल रहे थे कि अगर पीडीपी को हम एग्जिट पोल के हिसाब से 5 से 10 सीट के करीब समझो 8 या 9 सीट उनको मिल रही है, और वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है उनको कुछ 5-6 सीट्स की कमी हो सकती है, तो पीडीपी उस सूरत हाल में एक किंग मेकर के रूप पे आगे आ सकती है। तो लेकिन अभी इनिशियल ट्रेंड से अभी कहना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि 1 बजे तक ये सारी सूरत हाल जो हमारे सामने आई होगी तकरीबन वाज़ेह हो जाएगी। हम देखेंगे कि क्या है पीडीपी का, जो अभी काफी सारे ताजा नगार यही बोल रहे हैं कि ये एक
किंग मेकर के वाकई तौर पर उभरेगी, तो वो मुझे लगता है 1 बजे तक हमारे सामने वो सूरत-हाल हमारे नजर में। बिल्कुल अनीस, हमने बात की थी कि वोटिंग परसेंटेज अच्छी रही, लोगों ने वोट दिया, मुद्दों को लेकर वोट दिया, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर वोट दिया, लेकिन कुछ सियासी तज्जिया निगारों का ये भी कहना है, या कुछ जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने फील्ड में काम किया, आप भी हैं, आपने भी फील्ड में काम किया है, इलेक्शंस को कवर किया है, तो ये बात भी सामने आई कि कुछ लोग जो है ना वो सियासी बदलाव चाहते हैं, सियासी बदलाव के लिए उन्होंने वोट दिया है, लेकिन ज्यादातर लोगों के अपने ही बुनियादी मसले थे जिसको लेकर उन्होंने वोट दिया। तो सियासी बदलाव की जहां तक हम बात करते हैं, जब सियासी लीडरान जो हैं उनके जहन में ये बात आती है कि सियासी बदलाव के लिए लोग वोट दे सकते हैं, तो एक कुछ नई पार्टियां वजूद में आई। हम अपनी पार्टी की मिसाल ले सकते हैं, हम जो इंजीनियर रशीद अभी पार्लियामेंट मेंबर हैं उनकी पार्टी की मिसाल ले सकते हैं, जिसको वो अवामी इत्तेहाद पार्टी जिसका नाम रखा है उन्होंने, या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस उसका भी नाम ले सकते हैं कि इन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि लोग सियासी बदलाव चाहते हैं कि इलेक्शन के मैदान में ये सब कूद पड़े, लेकिन एग्जिट पोल्स के लिहाज से अभी वो हम कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? क्या लोगों का सियासी बदलाव ज्यादा कोई उस पर दबाव नहीं है, क्या कोई उसकी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, सियासी बदलाव तो एक बहुत मेजर कंसर्न है लोगों में जब भी वो वोट करने आए हैं। देखिए, सियासी बदलाव ये भी है कि उनकी जो बिजली के मसाइल है, सड़क के मसाइल है, या पानी के मसाइल है, या जो लार्जर पॉलिटिक्स जो इशू है, यहाँ साउथ कश्मीर में अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो मेजर इशू था वो था कि वहाँ पे पकड़ दकड़ ज़्यादा थी, और काफ़ी सारे जो रैलीज में, पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैलीज में लोग गए थे, वो पॉलिटिकल लीडरशिप से ये भी बोल रही थी कि हमारे जो यहाँ गाँव के लोग हैं वो जेलों में हैं, हमारे बच्चे जेल में हैं, कोई एक इशू में बंद है, कोई दूसरे मसले में बंद है, तो वहां पे वो भी एक मसला था। लेकिन अक्रॉस कश्मीर ये एक यूनिफॉर्मिटी थी कि सियासी बदलाव हर कोई चाहता था। सियासी बदलाव इसलिए भी चाहता था क्योंकि पिछले 10 सालों में जो, या पर्टिकुलरली पिछले 5 सालों में जो लोगों ने यहाँ सफर किया, क्योंकि लोगों की बात सुनने के लिए कोई नहीं था। देखिए, एक ब्यूरोक्रेसी जो रूल्ड यूनियन टेरिटरी कश्मीर में जो सिस्टम था, उसका सबसे बड़ा एक इशू था कि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी जी। अकाउंटेबिलिटी, जब मैं बोलता हूं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब एक पॉलिटिकल एमएलए या फॉर एग्जांपल डीडीसी है, बीडीसी, कोई पंचायत मेंबर हो, जब वो एक लोगों की बात नहीं सुनता है, तो उसको ये भी लोग उसको फिर नेक्स्ट टाइम वोट नहीं कर सकते हैं। उनके लिए एक रेस्पॉन्स भी होता है, उसके लिए काउंटर रेस्पॉन्स भी होता है, और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको पता है कि अगर मैं इस बार इनका काम नहीं करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वादा किया है बिजली का, या अगर मैंने कोई सड़क देने का, ट्रांसफार्मर, मामूली काम, सिविक काम, उसका अब अगर उसने वो वादा किया है वो काम नहीं करेगा, तो नेक्स्ट टाइम उसको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पे सिस्टम था पिछले 5 सालों में, उसमें ये तो रिलेशन ही नहीं थी। इनफैक्ट काफी सारे लोग ये भी बोलते थे कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर के पास मिलने जाना होता था, तो हमें तो गेट के अंदर जाने ही नहीं देता था, और फिर कौन सुनता कि कहाँ की सुनवाई होती थी। तो ऑब्वियसली वो एक बदलाव लोगों में, वो एक बदलाव की जो एक सियासी बदलाव जो लोगों का वो भी एक मुद्दा था, और उस मुद्दे को लेकर भी वोट दिया। उसके बगैर भी जो बीजेपी रूल था, जो पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल बना, उसमें कहीं ना कहीं लोगों, जो कश्मीरी अवाम है, वो एक इनसिक्योर भी फील करने लगी। जो उनके जो बयानात आते हैं, अक्सर अभी रिसेंटली एक बयान भी आया है जो काफी हर्ट करते हैं सेंटिमेंट्स को, फीलिंग्स को। एक मुस्लिम मेजॉरिटी वादी है ये, जहां पे जो रिफ्लेक्ट होता है मेन लैंड इंडिया से, तो उनसे भी वो भी इम्पैक्ट करता है। जी अनीस, तो अपने देखने वालों को, नाजरीन को हम बता दें कि हमारी ये बातचीत भी जारी रहेगी, प्रोग्राम पूरा दिन चलता रहेगा, लाइव नशरियात आप तक पहुंचाई जाएंगी, लेकिन इस वक्त हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के उस पार हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो जाएंगे। देखा कि आजकल जो है यूथ में काफी एंथुसियाज्म है वोटिंग के हवाले से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी की जीत है और जमहूरियत पे लोगों का एतमाद है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जमहूरियत की जीत है, और अब ये जमहूरियत ग्राउंड लेवल तक जा रही है। एक
जमहूरी फिजा कायम हो रही है। मे कर पन वोट कास्ट मे चुन पन कैंडिडेट लोकल मुद्दों खतर चुन मे कैंडिडेट अमकन वोट त्रा कि सैनिस इलाकस बन तरक्की। वोट जो अभी हम डाल रहे हैं वो डेवलपमेंट और अपना नुमाइंदा चुनने के लिए हमें यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, और बाकी जो भी यहाँ पे यूथ बेरोजगार यूथ है तो उनके लिए कुछ रोजगार फराहम होना चाहिए, इसलिए हमने वोट कास्ट किया। अवाम का फैसला प्रोग्राम में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। नाजरीन, हम आपको फिर बता दें कि आज वोट शुमारी हो रही है। जम्मू कश्मीर की 90 असम्बली नशस्तों के लिए वोट डाले गए थे 18 सितंबर को, 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर को। हमारी बातचीत इस मुद्दे पर जारी है और नज़र भी हम बनाए रखे हुए हैं इस पर कि रुझानात किस तरह से आ रहे हैं। अभी आपको बता दें कि गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला अपने मद्दे मुकाबिल से आगे चल रहे हैं। नौशहरा में बीजेपी के उम्मीदवार हैं रविंदर रैना, नौशहरा राजौरी का एक हल्का है, वहां पर वो आगे चल रहे हैं अपने मद्दे मुकाबिल से। और जम्मू वेस्ट में अरविंद गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो अपने मद्दे मुकाबिल से आगे चल रहे हैं। ये कुछ रुझानात इस वक्त तक जो हमारे पास आ रहे हैं। अभी तक अगरचे अभी वोटिंग मशीन जो हैं उनकी गिनती शुरू नहीं हुई है, वो 9 बजे शुरू होगी। अभी फिलहाल माइग्रेंट वोट्स और पोस्टल बैलेट्स गिने जा रहे हैं। तो ब्रेक से पहले हमारे साथ जो मेहमान थे वो अभी हमारे साथ तशरीफ फरमा ही हैं, लेकिन हमारे साथी न्यूज़ एडिटर शबीर साहब को चनाचे काउंटिंग सेंटर पे जाना है, वो वहाँ से हमें अपडेट्स देते रहेंगे। वो हमसे रुखसत हो चुके हैं, अभी जा चुके हैं। तो उनकी जगह पर हमारे एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनाब जुल्फ़िकार माजिद साहब, जम्मू कश्मीर के एक सीनियर साफ़ी हैं। जुल्फ़िकार साहब, आपका बहुत खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। आप देखिए, हम ब्रेक से पहले ये जो बात कर रहे थे कि सियासी बदलाव एक मुद्दा रहा जम्मू कश्मीर के इन असेंबली इंतखाबात में, और उसको लेकर भी कई वोटर्स ने वोट दिया। तो इस बार चुनाव से पहले हमने दल बदलियां भी बहुत सारी देखी, यानी जो सियासी वफादारियां जो होते हैं ना, तो उनको तर्क करके यहां उधर उधर जाना, ये हमने बहुत देखा। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि 10 साल तक जब लोग वोट के लिए ये मांगते रहे कि आप चुनाव कराइए, खासकर सियासी जमातें बहुत आवाजें लगाती रहीं कि चुनाव कराइए, लेकिन जब चुनाव का ऐलान हो गया तो दल बदलियां भी शुरू हो गई। अगरचे ये चुनाव में एक नॉर्मल ही माना जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे के ताल्लुक से आपका क्या तज्जिया है, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए मुबशर साहब, जैसा कि आपने बताया कि इलेक्शन से पहले इतनी सारी दल बदलियां हुई जी, तो व्हाट आई एम सीइंग कि अभी जो इनिशियल ट्रेंड्स भी आ रहे हैं या एग्जिट पोल भी है, हंग असेंबली जो एग्जिट पोल्स ने भी प्रिडिक्ट की है, तो मुझे लग रहा है इलेक्शन से पहले कम दल बदलियां हुई थी, तो अब इलेक्शन के बाद ज्यादा हो जाएंगी जी। क्योंकि आप देख लीजिए कि जब 2018 में जो लास्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसका जो एनसीपीडीपी का ब्रेकअप हुआ, तो उसके बाद देख लीजिए सबसे पहले तो पीडीपी ही ब्रेक हो गई। तो उसके तकरीबन 40 लीडर जो थे पीडीपी के इधर उधर चले गए दूसरी पार्टीज में, कुछ नई पार्टीज बनी यहाँ पे। तो लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए तो मैक्सिमम पार्टी जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज थी, छोटी पार्टीज जो नई पार्टीज बनी थी, या जो लीडर पीडीपी से या कई और पार्टी से कांग्रेस से चले गए थे, उन लोगों को लगा कि जो यहाँ का वोटर है वो शायद जो वो परसेप्शन था उनके बारे में कि दे आर बीजेपी प्रॉक्सीज, तो उनको ये लगा कि नहीं, हम लोग तो हमें इस सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो लोग अपनी अपनी पार्टीज में वापस जाने शुरू हो गए। जैसे पीडीपी में भी बहुत सारे लीडर वापस आ गए या कांग्रेस में चले गए। तो वो भी एक रीजन था जो इलेक्शन से पहले बहुत सारे लीडर साहिबान जो थे वो अपनी अपनी पार्टीज में वापस चले गए। तो लेकिन इलेक्शन के बाद जो सिचुएशन मुझे जो लग रहा है, हंग असेंबली तो है ही, तो जो इंडिपेंडेंट्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अब वो किसकी तरफ जाएंगे, कौन सा दल वो बदलेंगे और कौन सा दल नहीं बदलेंगे, ये तो अभी शाम तक क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल।
तो प्रोफेसर साहब, हमने जब पार्लियामेंट इलेक्शंस में देखा तो इसी तरह एग्जिट पोल्स या फिर लोगों की कयास आराइयां या अटकलियां जिसे हम कहते हैं 3 हलकों में लगाई जाती थी। कश्मीर के जो पार्लिमानी 3 हलके थे, शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर। जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर के लिए बहुत हद तक जो लोगों की कयास आराइयां थी वो सही साबित हुई, लेकिन शुमाली कश्मीर में गैर मुतफ़क़ के तौर पर जो नतीजा है वो सामने आया, उसका क्या असर रहेगा? आप क्या समझते हैं कि जब इंजीनियर रशीद जेल में रहकर इलेक्शन जीत जाते हैं और एक जिसे मैंने कहा कि गैर मुतवक्का नतीजा था, बहुत कदावर सियासी लीडर उनके मद्दे मुकाबिल थे जिन्होंने इंजीनियर रशीद ने जिनको हराया, तो एक उसमें भी एक सियासी बदलाव देखा गया। उसके बाद इंजीनियर रशीद ये फैसला करते हैं कि मैं अब पार्लियामेंट जो रियासती असम्बली के इलेक्शन हैं, स्टेट असम्बली इलेक्शंस जो हैं उनमें वो हिस्सा लेंगे बड़े पैमाने पर। बहुत सारी नशस्तों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार जो हैं मैदान में उतारे हैं। आपको क्या लगता है कि उन पार्लियामानी इलेक्शंस का कितना असर रहा है इस असम्बली के इलेक्शंस पर, और इंजीनियर रशीद का क्या रोल रहेगा, क्योंकि उनको जेल से अभी फिलहाल रिहा भी कर दिया गया है कुछ वक्त के लिए, उन्होंने बड़े पैमाने पर अपनी जो है इलेक्शन मुहिम भी चलाई। इससे पहले कि मैं आपका ये जो क्वेश्चन है कि उसको हम नेगोशिएट करें जी, 2 और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज डिस्कशन में यहाँ रहे। एक तो ये कि जो आपने कहा कि लोग सियासी बदलाव चाहते थे जी, ये तो एक नेचुरल एक पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट होता है हर जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में। क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है जम्मू कश्मीर में, इट इज ए नॉन इलेक्टेड, एक एग्जीक्यूटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, मतलब मान लीजिए ये एक स्टेट का एक स्टेट स्ट्रक्चर है जिसके अंडर 10 साल से यहाँ पर लोगों पर जो हुकूमत हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है। तो एक नेचुरल सी एक टेंडेंसी है लोगों में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में कि दे वांट टू मूव फ्रॉम नॉन इलेक्टेड सिस्टम टू इलेक्टेड। जी, लिहाजा लोगों का एक नेचुरल एक एस्पिरेशन थी हर जगह, नॉट ओनली इन कश्मीर बल्कि जम्मू में भी, रीजनस सब रीजनस में, डिफरेंट ग्रुप्स में, कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने चाहिए। जी, जैसे कि मैंने एट द आउटसेट यही कहा कि इस इलेक्शन में काफी डिमांड्स थी जो किसी और इलेक्शन में नहीं थे। जी, दूसरा ये कि जो आपने यहाँ डिस्कशन में अभी लाया कि हमने सियासी दल बदलियां देखी, देखिए सियासी दल बदलियां हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि डिफेक्शंस होते हैं वंस यू गेट इलेक्टेड। जब आप इलेक्शन के बाद किसी पार्टी की तरफ जाते हैं तब डिफेक्शन का मसला आता है। इलेक्शन से पहले कोई आदमी इधर उधर जाए एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में, तो दैट इज चेंज ऑफ लॉयल्टी आप कहेंगे, या चेंज ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, सियासी वफादारी। वो तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और स्पेशली नॉट सो डेमोक्रेटिक बल्कि कश्मीर में ये एक इट इज ए पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिक्स कि लोगों का यहाँ आना जाना, पार्टियों का टूट जाना, एटसेट्रा, ये सब चीजें जो थी ये है। लेकिन जैसा कि जुल्फकार साहब ने कहा कि फिर पॉलिटिकल लीडर जो है अल्टीमेटली उनको लोगों के पास जाना होता है, जी, लोगों के पास बात रखनी होती है। तो लोगों का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो थे वो एक बैरोमीटर थे यहाँ, क्योंकि उसके फौरन बाद यहाँ असेंबली इलेक्शंस हुए। सो देयर वर सर्टेन लेसन्स फॉर पीपल, देयर वर सर्टेन लेसन्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू लर्न, इमीडिएट लेसन्स जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन से निकले, क्योंकि ये रेयरली किसी स्टेट में होगा कि पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा फिर उसके बाद या साथ साथ ही असेंबली इलेक्शन भी होगा और उसके बाद पंचायत भी होगा। इसका मतलब यह है कि आपके पास एक एक्यूमुलेटेड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, कि आपके पास एक पॉलिटिकल एक असेसमेंट है जो काफी देर से आपके पास एज वोटर है, एज पॉलिटिकल लीडर है, एज पॉलिटिकल पार्टी है, एज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, रहा सवाल जो आपने क्वेश्चन लास्ट में कहा कि इंजीनियर रशीद का, मैं यही कहूंगा कि जब उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन जीता तो वो जेल में थे जी, और तिहाड़ जेल में थे। आम लोगों को शायद ये पता नहीं थे कि भाई नेचर ऑफ द केस क्या है, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल जो उनका एक पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो तो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर हैं,
लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ वो स्लाइटली एक उनका एक पॉलिटिकल टेम्परामेंट थोड़ा डिफरेंट है जी। और जिस तरीके से वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और जो मेथड्स वो मोबिलाइजेशन के इस्तेमाल करते हैं और जो बार बार कभी कभी वो स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उससे लगता था आम लोगों को कि शायद ये ही इज ऑन ए डिफरेंट फुटिंग। लिहाजा आप उसको नेगेटिव वोट कह लीजिए, आप इसको ये लीजिए एंटी स्टेटस को वोट, या इवन एंटी मेन स्ट्रीम वोट, या इवन आई मे से more a sort of a vote which was a sort of a rejection of the existing system जी। तो वोट कुल मिला के वो इंजीनियर रशीद के खाते में हो गया जी बिल्कुल। तो उसके बाद जी रियल पॉलिटिक आ गया। जब वो रिलीज हो गए फिर उन्होंने कैंडिडेट्स उठाए जी, तो उसमें फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है कंटेस्टेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि जब पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाती है पॉलिटिकल पार्टीज की तो मैनिफेस्टोज, पार्टी पोजीशन, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम, ये सब चीजें कंटेस्ट हो जाती है और लोगों के सामने बात की जाती है, क्योंकि आपका अपने एरिया में हंदवारा कुपवारा में बाकी लोगों के साथ कंपटीशन है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज रेकअप हुए। नतीजा ये निकला कि हम शायद एग्जिट पोल्स भी वही दिखा रहे हैं और पब्लिक परसेप्शन भी यही है, और हम लोगों ने जितने लोगों के साथ बात की वो ये है कि शायद जिस तरह पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उनके फेवर में वो वर्डिक्ट गया, वो असेंबली इलेक्शन में ट्रांसलेट नहीं होगा। जी बिल्कुल। हाँ, अलबत्ता इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी या दो कॉन्स्टिट्यूंसी या दो से ज्यादा, वो वहां एग्जिट पोल्स तो दो दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स के बारे में मैं यही कहूंगा कि थोड़ा जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं खुद एग्जिट पोल्स के साथ रहा हूं। हमने 2002 से यहां जम्मू कश्मीर में हम लोक नीति के साथ उस वक्त काम कर रहे थे, बड़ा क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है जी। तो लिहाजा मुझे थोड़ा इसका एक एक्सपीरियंस है कि अब की बार कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में वोटर जो है, आई विश कि मेरी असेसमेंट जो है आई एम करेक्ट, बट ये भी हो सकता है कि many people may not agree with that. It has been a silent voting with complete assessment that people have made, fair amount of strategic voting. जो उन्होंने बाहर कहा वो अंदर नहीं किया जी। लिहाजा मैं इसीलिए यहां भी वेट करूंगा कि हाउ इट विल कम अप। बिल्कुल। विद ऑल दैट एक आप एग्जिट पोल उसको 12 एग्जिट पोल, मतलब बहुत सारे एग्जिट पोल्स हुए, आप उनको बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक सैंपल था। उन्होंने लोगों के साथ बात की। पहले जी प्रोफेसर साहब, हम बारामूला का रुख करते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ बारामूला से अपडेट देंगे। जी बताएं, बारामूला में क्या सूरत हाल है? इस वक्त आप काउंटिंग सेंटर के बाहर ही खड़े हैं, तो अभी तक क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, यहाँ पे भी इंडोर स्टेडियम कॉलेज, डिग्री कॉलेज के बाहर काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुआ है। अभी रिजल्ट आना बाकी है। यहाँ पे 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, बारामूला, उड़ी, रफियाबाद, सोपोर, कुंजर और उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो अभी काउंटिंग जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इंतजाम यहाँ पे बहुत अच्छे रखे हैं। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि लीड कौन कर रहा है। अभी इसका रिजल्ट जी 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 बिल्कुल। हेलो जी, देखिए आप, हेलो, इंतजामात के बारे में बताइए। आप बता रहे थे कि सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजामात किए गए हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि काउंटिंग सेंटर के बाहर उम्मीदवारों के हामी जो है ना वो जमा हो जाते हैं, तो नज़्म नस्क बरकरार रखने के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? टेंट खड़ा किए हैं और लोगों के लिए भी, और जो लीडर यहाँ पे आए हैं उनको भी यहाँ पे एक जगह खड़ा कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत है, जिसके पास पास है उनको अंदर अलाउड है। और चप्पे चप्पे नेशनल हाईवे है, बारामूला श्रीनगर है, उसको सील कर दिया गया, और जितने भी यहाँ पे जो स्कूल है उनको बंद कर दिया गया है।
تو ابھی یہاں پہ جو بھیڑ ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے لوگوں کی طرف سے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کیا رد عمل رہے گا. جی شیخ داؤد، آپ صورتحال پہ نظر بنائیے رکھیے، ہم آپ سے پھر جڑیں گے دن میں، تو آپ رجحانات کے بارے میں ہمیں بتاتے رہیے گا. بہت شکریہ شیخ داؤد آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. انیس، ہم بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب کے ساتھ، تو میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ مینیفیسٹوز کے بارے میں بات کریں گے. پروگرام جو الیکشن کیمپینز ہوئیں تو سبھی جماعتوں نے اپنے اپنے مینیفیسٹوز جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھے اور لوگوں کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے ہیں. ان میں کچھ سیاسی وعدے بھی ہیں اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے حل کے تعلق سے بھی کچھ وعدے ہیں. تو ان کا کتنا اثر رہا ووٹنگ پرسنٹیج بڑھانے کے لیے، یا جسے ہم ایک میچور ووٹر کہتے ہیں اس کو بنانے کے لیے؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو کیمپیننگ تھی وہ بڑے مسئلے کو لے کے ہی تھی کہ جو یہاں پہ لینڈ رائٹس ہیں، سول رائٹس ہیں، جابس ہیں، اس کو مد نظر رکھ کے جو پولیٹیکل پارٹیز نے تھی جو اپنے مینیفیسٹوز بھی بنائے تھے، تو جب بھی وہ کسی بھی ریلی میں جاتے تھے تو پچھلے 5 سال کا حوالہ دے کے جاتے تھے کہ پچھلے 5 سالوں یا 10 سالوں میں کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا، کشمیریوں نے کیسا سفر کیا اور کیا کیا صورتحال بنی ان 5 سالوں میں. تو وہ حوالہ دے کے آج جو پولیٹیکل پارٹیز تھے، پھر چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو، PDP ہو یا کوئی اور پارٹی، یا فار ایگزامپل ایون انجینئر رشید کی عوامی اتحاد پارٹی، وہ اسی وقت کا، اسی دور کا حوالہ دے کے اور جو 5 سال لوگوں نے دیکھے اس کو یہ بھی ایز اے ایک ڈارک فیز آئیڈینٹیفائی کرتے تھے وہ کہ جو یہ ڈارک فیز ہے ہم لوگوں کو اس ڈارک فیز سے نکالیں گے. اور وہ جو لینڈ رائٹس کی بات ہو، آرٹیکل 370 کی بات ہو، یا اس کی ریسٹوریشن کی بات ہو، ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہو. انفیکٹ سری نگر کے ایک مذاق میں ایک جو ہمارے MP ہے روح اللہ مہدی صاحب، انہوں نے اپنے 1-2 ریلیز میں یہ بھی کہا کہ جو مسئلے ہیں جیسے بجلی کے مسئلے، سڑک کا مسئلہ یا پانی کا مسئلہ، آج ہمیں وہ لوگوں سے یہ بھی کہتے تھے کہ اس کے لیے ہمیں ووٹ دینا نہیں ہے، اس کے لیے باہر نہیں آنا ہے. آج جو ووٹ نکلنے کے لیے باہر آنا ہے، وہ جو ہمارا جو فیز تھا پچھلے 5 سالوں میں، یا جو حکومت تھی، جو پولیٹیکل سسٹم تھا، اس کے خلاف باہر آنا ہے. جو یہاں پہ صورتحال بنی اس کے خلاف باہر آنا ہے. اور جو صورتحال بننے کا خطرہ ہے اس خطرے کا بھی حوالہ دیتے تھے. اس کے خطرے کو روکنے کے لیے وہ لوگوں کو بولتے تھے کہ آپ کو ووٹ کرنے کے لیے باہر آنا ہے. یہ اگر ہم کمپیئر کریں ایک پچھلے 2-3 الیکشنز ہوئے تھے، جبکہ یہی پولیٹیکل پارٹیز یہ بول کے باہر آتی تھی، یہ بول کے لوگوں کے پاس جاتی تھی کہ جو بڑے مسئلے ہیں وہ ہم فی الحال بالا طاق رکھیں گے، اور جو ہمارے چھوٹے مسئلے ہیں بجلی کا، سڑک کا، پانی کا، فی الحال ہم اس ووٹنگ سے اس کو وہ مسئلے حل کریں گے. لیکن اس بار جو ہم نے الیکشن میں دیکھا تو بڑا مسئلہ، بڑے جو مدعے تھے 370 کا، شناخت کا، وہ مسئلے لے کے لوگوں کے پاس، اور میرے خیال میں وہ ریزونیٹ بھی ہوا گراؤنڈ پہ. وہ اس لیے ریزونیٹ ہوا کیونکہ اگین جو لوک سبھا الیکشنز میں ہم نے دیکھا لوگوں کا رجحان جو انجینئر رشید یا روح اللہ مہدی کا جیتنا تھا، وہ اس رجحان کو کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتا تھا. تو میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز نے اسی کیپٹل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے وہ اپنے اسی مدعے کے ساتھ لوگوں کے پاس جاتے تھے. جی بالکل. تو یہ ہماری بات چیت ابھی جاری رہے گی. اس وقت اب خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے. 9 بجے خبریں ٹیلی کاسٹ ہوں گی، پہلے کشمیری، اس کے فوراً بعد اردو میں. تو اس کے بعد ہم اپنی بات چیت جاری رکھیں گے. آئیے پہلے خبریں دیکھتے اور سنتے ہیں.